नमस्कार साथियों, इस एपिसोड में आप रिटायरमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिटायरमेंट क्यों एक बहुत बड़ी चुनौती है, रिटायरमेंट की फंडिंग कहां से होती है, इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एक अच्छे रिटायरमेंट प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और भारत में कौन से प्लान रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। रिटायरमेंट क्या होता है? एक उम्र के बाद 60 साल के बाद आप काम नहीं करते हैं, पैसे कमाकर नहीं लाते हैं, तो आपका बचत किया हुआ पैसा आपके लिए गारंटीड रेगुलर इनकम क्रिएट करता है, जिससे आप अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं। आपका जमा पैसा आपके लिए पैसा कमा कर लाता है। मनी अर्न्स मनी फॉर यू। साधारणतया आप सैटरडे संडे में क्या करते हैं? आप बाहर जाते हैं, मूवी देखते हैं, परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर घर वापस आते हैं। रिटायरमेंट के बाद हर दिन आपके लिए सैटरडे संडे होता है। आपको अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहिए। आपको क्लब का मेंबरशिप लेना चाहिए, क्रूज में जाना चाहिए, दुनिया की सैर करनी चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे, जस्ट इन केस सोचकर कुछ नहीं करेंगे, तो आपके बेटे आपके पैसे से इस तरह के मनोरंजन और साधनों का उपयोग करेंगे। आप एंजॉय करके क्लब मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से आप और आपके वारिस दोनों ही इसका फायदा उठा सकते हैं। आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करते हैं। आज रिटायरमेंट क्यों विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है? भारत में भी यह एक बड़ी समस्या है। इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। भारत की जनसंख्या ज्यादा उम्र एजिंग पॉपुलेशन की ओर बढ़ रहा है। अच्छे स्वास्थ्य एवं अन्य फेवरेबल कारणों से लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। भारत में एजिंग पॉपुलेशन 8% से बढ़कर 2050 तक 20% होने वाली है। वैसे शादीशुदा लोग अनमैरिड से ज्यादा जीते हैं और महिलाएं पुरुष से ज्यादा जीती है। और साधारणतया देखा गया है कि पुरुष अपनी कम उम्र की महिला से शादी करता है। तो इन कारणों से भी रिटायरमेंट की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, लॉन्जेविटी। यह बहुत बड़ी खुश खबर है कि लोग ज्यादा उम्र तक जी रहे हैं। आज एवरेज लॉन्जेविटी भारत में पुरुषों और महिलाओं का क्रमशः 70 और 75 वर्ष है। यह तो एक एवरेज है। एवरेज हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि यदि कोई 6 नंबर का जूता पहनता है और 12 नंबर का जूता पहनता है, तो सबके लिए यदि एवरेज के हिसाब से 9 नंबर का जूता दिया जाए, तो क्या इसे पहनना संभव है? नहीं। उसी तरह कुछ लोग 90 साल तक जीवित रहते हैं और कुछ लोग 50 साल तक। तो dying too early and dying too long is a big problem. आपके पास पर्याप्त इनकम होना चाहिए ताकि इन दोनों परिस्थितियों में परिवार और आपका बेसिक नीड फुलफिल हो सके। तीसरा, पेंशन स्कीम का अभाव। अधिकतर लोगों के पास पेंशन स्कीम नहीं है। आज जो पेंशन अवेलेबल है वह एनपीएस के रूप में है, जो शायद लंबे समय तक कवर नहीं कर पाएगा और सफिशिएंट भी नहीं होगा। चौथा, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ना। भारत में पेंशन स्कीम की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिससे पेंशन की व्यवस्था हो जाती थी। परंतु आज हमारा समाज न्यूक्लियर फैमिली की तरफ अग्रसर हो रहा है, अतः पेंशन की बहुत जरूरत है। रिटायरमेंट की फंडिंग 3 सोर्सेस से हो सकती है। पहला, गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरा एम्प्लॉयर के द्वारा और तीसरा पर्सनल सेविंग के द्वारा। पहला, फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। यह स्कीम भारत में केवल बीपीएल फैमिली के लिए है और दूसरे लोगों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अतः अन्य किसी पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट फंड नहीं करती है। दूसरा, एम्प्लॉयर के द्वारा फंडिंग। यह आज के दिन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है।
एनपीएस के द्वारा सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के एम्प्लॉई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनपीएस में टायर 1 और टायर 2 अकाउंट होता है। टायर 1 अकाउंट में मैच्योरिटी के समय 40% का कंपल्सरली पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है और 40% टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं और 20% अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो यह अमाउंट टैक्सेबल होता है। टायर 2 का सारा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्कीम्स सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि उस समय के एन्युटी रेट पर एन्युटी खरीदना होगा। रिटायरमेंट के बाद पीएफआरडीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी से आप एन्युटी खरीद सकते हैं। तीसरा, पर्सनल सेविंग के द्वारा फंडिंग। आपको जितना जल्दी हो सके पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो कम इन्वेस्ट करके भी अच्छा पैसा अक्यूमुलेट करके अच्छा पेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गारंटीड रिटर्न के स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वह 2% कम क्यों ना हो। वैसे स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लंबे समय तक कवर कर सके। हम आगे देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव पर्सनल सेविंग फंडिंग फॉर रिटायरमेंट। आप 3 तरीके से इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, वर्किंग लॉन्गर। साधारणतया लोग 8 घंटे काम करते हैं। आप वर्किंग आवर को बढ़ा करके यानी 16 घंटा काम करके सेविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज्यादा पैसा कमाकर सेविंग को, बचत को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सेव मोर। ज्यादा पैसा बचत करके आप पेंशन फंड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको इसमें बैलेंस रखना होगा। कहीं भविष्य के लिए ज्यादा पैसा बचाकर आप वर्तमान का जीवन गरीब में व्यतीत कर रहे हों, या आप अभी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और भविष्य के लिए कुछ सेविंग नहीं कर रहे हैं। आपको इन दोनों में बैलेंस करने की जरूरत होगी। तीसरा, टेक मोर रिस्क। आप ज्यादा रिटर्न वाली स्कीम में डाल करके पेंशन फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि जितने भी कोई भी चीजें होती है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। वही सिद्धांत इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन आपको इस पर ध्यान देना होगा कि कोई कंपनी 2% ज्यादा कहां से रिटर्न दे रही है। आप हाल ही के दिनों में यस बैंक का अनुभव कर ही चुके होंगे, जो सेविंग अकाउंट में 6 से 6.5% दे रही थी। जहां तक स्टॉक और म्यूचुअल फंड का सवाल है, ये एक निर्धारित गोल या एक पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मार्केट का अप डाउन गोल्स के निर्धारित इन्वेस्टमेंट को एडवर्स इफेक्ट करती है। आगे हम देखेंगे एक अच्छे रिटायरमेंट प्लान के क्या क्या गुण होते हैं। पहला, गारंटीड रेगुलर इनकम टू मीट बेसिक नीड्स। रिटायरमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी भर गारंटीड इनकम दे सके, जिससे व्यक्ति की बेसिक आवश्यकता पूरी हो सके। रिटायरमेंट प्लान एसेट क्रिएशन नहीं होता है। एसेट तो कभी भी चोरी हो सकती है। एसेट का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से सीधे प्रभावित हो सकती है। एसेट को लोग कोर्ट पे घसीट सकते हैं। अतः एसेट मात्र पेपर वैल्यू होता है। मरने के बाद या मरने के पहले किसी को ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म केयर विच नो प्लान कैन गिव। केवल पेंशन प्लान ही आपको जिंदगी भर के लिए फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड कर सकती है। बॉन्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, कोई भी प्लान लॉन्ग टर्म गारंटीड इनकम नहीं दे सकता है। तीसरा, ऑप्टिमाइज योर इनकम। लॉन्ग टर्म गारंटीड इनकम प्लान में इन्वेस्ट करने के पश्चात जो आपके पास अमाउंट बचता है उसे आप इस तरह से इन्वेस्ट करिए ताकि आप आगे चल करके इन्फ्लेशन
के रिस्क की भरपाई कर सकें। चौथा, इट हेल्प्स यू टू मेंटेन पर्सनल डिग्निटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सामाजिक रीति रिवाज और पारिवारिक मिलना जुलना रिटायरमेंट के बाद बढ़ जाता है। अपने रिश्तेदारों की शादी में जाना, जन्मदिन में जाना, रिटायरमेंट के पार्टी में भाग लेना आम बात हो जाती है। इन सारी चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पेंशन के द्वारा इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों पर आश्रित नहीं होना चाहते हैं। अगर वो बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों की जो कमी होती है माता पिता अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः पेंशन की बहुत जरूरत है ताकि वे पर्सनल डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। पांचवा, मोस्ट इफिशिएंट वे टू पास योर वेल्थ। रिटायरमेंट प्लान टैक्स फ्री वेल्थ ट्रांसफर करने का एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मृत्यु के पश्चात परचेज प्राइस नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है और यह टैक्स फ्री भी होता है। छठवां, रिटायरमेंट प्लान रिस्क ऑफ लॉन्जेविटी को सॉल्व करता है। लॉन्जेविटी रिस्क इज अ नंबर 1 रिस्क, बाकी सारी रिस्क को मल्टीप्लाई कर देता है। आप अगर ज्यादा उम्र तक जीते हैं तो डिफ्लेशन रिस्क बढ़ जाता है, मार्केट रिस्क भी बढ़ जाता है, विड्रॉवल रिस्क भी बढ़ जाता है, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क भी बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म केयर रिस्क भी बढ़ जाता है और मोर्टालिटी और इन्फ्लेशन रिस्क भी बढ़ जाता है। स्टॉक और बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कोई भी लॉन्जिविटी रिस्क को सॉल्व नहीं कर सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का जीवन उमंग प्लान तथा जीवन शांति प्लान रिटायरमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव को मीट करता है, रिटायरमेंट के सारे रिस्क को सॉल्व करता है। यदि इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप अपने एजेंट से इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।